ठीक है। तो कैबिनेट की कमेटी बनी थी, उसने एक मंडल कमीशन बनाया। कैबिनेट कमेटी ने मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने सिफारिश करी कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो रिजर्वेशन वो फिर आगे जाके कानून बन गया, अधिनियम बना। इस अधिनियम को फिर ये अधिनियम को सरकार में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, केस का नाम बताओ कोई, किस केस के अंतर्गत इसको कहा था कि सही है। वो केस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था उसका नाम याद करने के लिए। इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी, ठीक है। इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992, ठीक है। आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि ये ईयर इंपॉर्टेंट होता है। इस केस के अंदर कहा था कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे देश में निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय कोई नीचे जिसने जिसने इस आदेश के ऊपर साइन किया था वो एक सचिव था वो सिर्फ, ठीक है। तो वो नहीं लेता सारे निर्णय, वो सिर्फ साइन करता है लास्ट में, ठीक है। इस पेपर को साइन करके इस पेपर को ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये जो पेपर है ये वैलिड है, ठीक है। ये पेपर ये जो कागज था, इसकी कागज की वैलिडिटी को ही वो बताता है खाली, ठीक है, कि ये कागज वैलिड है, सरकारी कागज है। लेकिन इस कानून को, इस निर्णय को लेने के लिए ऊपर से आदेश आता है नीचे तक, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आदेश आता है और फिर आदेश सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभी चैलेंज होता है और वहां भी देखा जाता है कि आदेश सही से दिया गया कि नहीं लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं उनकी आवश्यकता ही क्यों है, ठीक है। जो राजनीतिक, अभी हम सिर्फ राजनीतिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। उदाहरण में आपने देखा कि सरकार कैसे काम करती है किसी देश को चलाने के लिए तरह। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये संस्थान वाला है, फिर बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी देश को चलाने के में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल है, जैसे हमने पिछला देखा एग्जाम्पल, वैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं सरकार को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, नागरिकों को सुरक्षा दे, शिक्षा दे और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करवाए। वह कर इकट्ठा करती है, टैक्स लेती है, सबसे लोगों से टैक्स लेती है और इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। हमसे लेती है और हम ही पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है कि ये कैसे गतिविधियां चलेंगी, ठीक है। कुछ को चलाने के लिए फैसला करना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों को उन्हें लागू कराना होता है और कुछ लोग जब कोई विवाद उठता है तो उन्हें सुलझाना पड़ता है कि सही है या गलत, ठीक है। जैसे हमने पिछले में देखा कि कमीशन क्या कहते हैं, जो मंत्रिमंडल था उसने एक निर्णय लिया कि एक मंडल कमीशन बनाया जाए। कमीशन ने निर्णय लिया ठीक है ये करना है, 27% रिजर्वेशन देना है। तो यही फिर दोबारा सरकार के पास सिफारिश भेजी मंडल कमीशन ने, सरकार ने इसको अधिनियम बना के पास कर दिया, ठीक है। फिर अगर वो अधिनियम पे कोई विवाद बना, वो विवाद कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर इंदिरा साहनी वाला केस आया और फिर उसमें कहा गया कि सही है कि अधिनियम, ठीक है। तो इसी तरह चलता है। सबके लिए जानना जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहती हैं। क्योंकि देखिए जो आज प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो आज प्रधानमंत्री है, कल हो सकता है कि वो मंत्री ना रहे, ठीक है। कल वो इलेक्शन हार जाए या कुछ हो जाए, ये पद लेकिन रहेगा। वो इंसान रहे ना रहे, ये पद तो रहेगा, ये सीट खाली रहे, ये सीट रहेगी हमेशा, ठीक है। ये चेयर है, ठीक है, चेयर रहेगी रहेगी। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, समझ रहे हो। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्था कहते हैं, संस्थाएं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पूरा एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का एक संस्था है, ठीक है। इसमें लोग बदलते रहते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का काम वही रहेगा, ठीक है। लोग चाहे मंत्री कोई आए कोई जाए, ये मंत्रिमंडल का ताकत और मंत्रिमंडल का काम वही रहेगा जिसको करना है, कानून बनाना, ठीक है। विधायिका में लोग बदलते रहेंगे लेकिन विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है, कानून लागू करवाना। सुप्रीम कोर्ट में जज आएंगे जाएंगे लेकिन काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का, विवाद को समझाना, सुलझाना। जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं, किसी भी देश में संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था का
अधिकार और कार्य लिखे होते हैं। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है, जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? जो मंत्रिमंडल होता है उसी का एक पार्ट होता है कैबिनेट। मंत्रिमंडल को एक तरह से कह सकते हो कैबिनेट होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल से भी जैसे आपने इसने क्या किया, प्रधानमंत्री ने जो विधायिका से 10-12 मंत्री लिए थे कार्यपालिका बनाने के लिए, मान लीजिए मंत्रिमंडल हो गया, प्रधानमंत्री क्या कहता है, इसमें से भी कुछ बहुत गिने चुने लोगों को अपने साथ रखता है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है, ठीक है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने जो फैसला लिया, जो कानून बनाया, ठीक है, कानून बनाया, उसको लागू कौन करवाता है? उसको लागू आप लोग जो बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी पास करके जाते हैं, एसएससी, बीसीसी जो करके जाते हैं, नौकरशाह बोलते हैं हमको, ठीक है। उनको नौकरशाह बोला जाता है इनको, ठीक है, नौकरशाह। ये नौकर होते हैं सरकार के, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें ब्यूरोक्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो नौकरशाह होते हैं जो ये को इन सब फैसलों को लागू करवाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच के विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं जिन उनकी क्या भूमिका है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। वो कायदे कानून के अंदर ही, जैसे आप अगर आपको, जैसे ये आपका संसद भवन है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है, और ये हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। आपको कोई कानून बनाना है तो कानून यहाँ से बनेगा, फिर इसमें आएगा, अगर इनको पसंद नहीं आता तो फिर इसमें आएगा, फिर ये बदलाव करके फिर इसमें भेजेंगे, चलो मान लिए पास हो गया, फिर ये इनके पास जाएगा, फिर ये साइन करेंगे, फिर वो कानून बनेगा, फिर वो कानून बन के नौकरशाह के पास जाता है, नौकरशाह फिर नीचे हर लेवल तक उसको पास लागू करवाते हैं। मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई कानून है तो डीएम के पास हो गया, डीएम ने नीचे ऑर्डर दिया, वो सारा ऑर्डर नीचे फॉलो होता है, फिर इधर से ऊपर गया, फिर ये ऑर्डर नीचे फॉलो हुआ। मान लीजिए कानून में कुछ दिक्कत आई, कोई विवाद खड़ा हुआ, तो विवाद के बाद किधर जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर ये विवाद का फैसला करता है। तो ये पूरा ये आसान नहीं है, सबको अपने अपने नियम के अनुसार काम करना पड़ता है, जिन नियमों के साथ वो बंधे हुए हैं। तो इससे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं में अगर कायदे कानून रहते हैं तो हाथ बंधे रहते हैं। संस्थाओं में कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन का काम होता है, ठीक है। संस्थाओं में कुछ बैठकें होती हैं, कुछ समितियां बनती हैं, कुछ रूटीन वर्क होता रहता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, ठीक है। इसलिए संस्थाओं में कामकाज की परेशानी महसूस की जा सकती है। आपको अगर कोई एक सरकारी काम करवाना पड़ता है, करवाना, जैसे मान लो कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ साइन नहीं हुआ तो इसको बोल दो कि आपका बना दो, ये बाद में साइन करवा लूंगी, नहीं होता ना ये। आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप बीच में से एक भी प्रोसीजर मिस नहीं कर सकते। उसी तरह सभी संस्थाओं कामकाज होता है, कोई प्रोसीजर मिस नहीं होता, इसीलिए काम लेट होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ देरी हो रही है तो पूरा प्रोसेस रुका रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए कामकाज में, सरकारी काम में ज्यादा देरी होती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि अगर कि व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर। तो आपको लग रहा होगा कि क्या पता हमें चाहिए क्या, कि यहाँ एक ऐसा इंसान बैठा दिया जाए जो सारे फैसले ले, हमारा सर्टिफिकेट फटाक से बना के दे दे। तो क्या ये सही होगा? तो ये सही होगा क्या? ऐसा करना सही है? तो ऐसे करने से क्या होगा? कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसे बिठा दे या फिर कायदे कानून हटा दे, क्या जरूरत क्या कायदे कानून की? पर यह सोच जो है लोकतंत्र वाली नहीं है। लोकतंत्र की जो बुनियादी भावना है उसके अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों में शायद जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। क्या पता इस जगह जहां रुका हुआ था वहां किसी ऐसी वजह से रुका हुआ है। मान लीजिए कि आप, कोई एक टेररिस्ट है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल है। कोई टेररिस्ट है, उसके पास मान लीजिए कोई फ्रॉड से उसने एक छोटा डॉक्यूमेंट अपना पैन कार्ड बनवा लिया। पैन कार्ड से कुछ होता नहीं है, अब उसे आधार कार्ड बनवाना है अपना। अगर उसने आधार कार्ड बनवा लिया कहीं से, समझ लिया एक तरह से वो नागरिक होने का एक
स्टेप अंदर आ गया। अगर वो मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है, उससे कुछ भी धीरे धीरे बनवा सकता है अपने डॉक्यूमेंट। पहला स्टेप, अगर कोई पहला आईडी कार्ड बनवाने के लिए इसके पास गया, ठीक है, और इसने उसमें छानबीन नहीं करी, ठीक है, और आगे भेज दिया होता तो, या अगर मान लीजिए ये पूरा प्रोसीजर नहीं होता, यहाँ पे एक आदमी बैठा होता और उसने सीधा उस आदमी के पास अप्रोच किया होता और घूस देके या दबाव डाल के उससे काम करवा लिया होता तो संस्थाएं इसीलिए होती है कि हर स्टेप पे चेक हो कि नीचे से काम ठीक हो के आया है कि नहीं आया है, ठीक है, हर स्टेप पे चेक होना चाहिए वो काम, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र एक छोटा सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ऐसे नहीं कहीं बट नहीं रहा ना वो, आपको जब बनवाने जाते हो तो पूरा चेक होता है। आपको लगता है कि उसने चेक नहीं किया, लेकिन उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं पहले से ही, आपके पूरा रिकॉर्ड्स होता है और वो तभी बना के देता है आपको। अगर कुछ परेशानी होती है तो आपसे दूसरे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। किसी भी फैसले से के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने पर अवसर मिल जाता है। क्या होता है, मान लीजिए अगर ये एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि एक संस्था है, दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि मैं एक सिंगल आदमी है जो सारे काम कर रहा है, ये संस्था वाला तरीका है। इसमें क्या है, 4 लेवल है, 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, कोई काम आया, इसके पास भी सेम काम आया, इसके पास भी सेम का आया। अब वो काम में थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई ऐसा काम है जिस थोड़ा कंफ्यूज काम है कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए काम, ठीक है। मान लीजिए कोई सड़क पे मंदिर है, सड़क के बीचों बीच मंदिर है, उसको हटवाना है, तो इसके ये फैसला ले कि ये चारों फैसला ले, तो कौन सा फैसला सही होगा, इनके पास आएगा तो चारों मिलजुल के फैसला लेंगे और क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है सारा डिस्कस करेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो वो फैसला सही होगा, लगभग सही होगा। लेकिन अगर इसके पास आया तो इसके अपने पर्सनल कंसाइंस, मतलब अपने इच्छा के ऊपर है, इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। मे भी इसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको मना कर देगा, डायरेक्ट मना कर देगा, नहीं बनना, ये हटाना नहीं है, जो भी काम था ये डायरेक्ट कह देगा हाँ ठीक है कर दो। इसने कम लिया उसमें, इसने विचार कम किया उस पर, ठीक है ना, इसने राय विचार कम किया इस जगह पे, तो हो सकता है इसका फैसला गलत हो। इन्होंने राय विचार ज्यादा किया तो हो इसके चांसेस ज्यादा है फैसला सही होने के, ठीक है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन जो गलत फैसला है उसको मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। संस्थाओं में अगर संस्था है, संस्था होने का सबसे अच्छा रीजन क्या है, सबसे अच्छा संस्था होने का जरूरी क्यों है कि एक अच्छा फैसला में देरी हो सकती हो, एक अच्छा फैसला जो एक आदमी अकेले सही टाइम पे ले लेता उसमें देरी हो गई, लेकिन क्या पता एक बुरा फैसला जल्दी ले पाना मुश्किल बना देता और दिक्कत कर देता। अगर एक बुरा फैसला जल्दी ले लिया जाता तो शायद मुश्किलें बढ़ जाती। तो इसी तरह लोकतांत्रिक सरकार जो होती है संस्थाओं पर जोर देती है ताकि कोई भी फैसला राय विचार करके ही आगे लिया जाए, ठीक है, सब अपने इनपुट दें उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली संस्था हम पढ़ेंगे संसद। संसद में क्या है, कार्य, देखिए पहला संस्था है संसद। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में, जो आपने पहला उदाहरण देखा था, कार्यालय ने एक ज्ञापन दिया था कि 27% रिजर्वेशन कर दो, यहाँ सचिव ने साइन मार दिए थे, ठीक है ना। उस ज्ञापन के उदाहरण में आपको क्या संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि ये फैसला संसद से नहीं हुआ था, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, कार्यपालिका का ऑर्डर था ये, ठीक है। क्या बोलते थे इसको, ज्ञापन बोलते हैं। ज्ञापन के लिए संसद की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डर, कार्यपालिका के ऑर्डर के लिए संसद की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल के देखते हैं कि इसमें संसद का कोई जिक्र था क्या, कोई जिक्र था। हमने निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कहाँ हुई थी? संसद में हुई थी, ठीक है। इसने ज्ञापन तो इन्होंने बाद में दिया है ना, लेकिन चर्चा कहाँ हुई थी? पहले संसद में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इस आयोग का जिक्र कहाँ किया था? संसद में किया था, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद में अपना मत दिया था कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये फैसला सीधे संसद से नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई जो चर्चा थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। कैबिनेट ने अपना एक कमीशन बनाया, मंडल कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, रिपोर्ट फिर संसद में पढ़ी गई, संसद में चर्चा हुई, प्रेसिडेंट ने संसद में इस पे भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने संसद में इसमें कार्रवाई करी। तो चारों चीजें संसद में हुई हैं, तब जाके इसको फिर कैबिनेट ने ओके किया है, फिर इस पे साइन किया गया, फिर ये पास हुआ। तो यहाँ पे संसद का रोल है चर्चा वाला, ठीक है।
संसद में हुई चर्चा सरकार की राय प्रभावित हुई थी, उसकी चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश का कार्रवाई करने का भी दबाव बढ़ा था, क्योंकि ये चर्चा हुई थी, इसीलिए सिफारिश जो आई थी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट आई थी, सरकार पर दबाव डाला कि संसद में ये चीजें चर्चा हो चुकी है, संसद ओके है इससे, तो इससे जल्दी कीजिए इस काम को। अगर यहाँ चर्चा नहीं होती तो सारा रिपोर्ट जो था वो सीधा सरकार के पास रह सकता था, सरकार इसे रोक भी सकती थी और आगे भी कर सकती थी। हो सकता है वो 4-5 लोग जो सरकार में बैठे हुए थे वो मना कर देते कि ठीक है नहीं करेंगे इसको, लेकिन क्योंकि ये चर्चा हो चुकी थी संसद में, ठीक है, संसद में चर्चा हो चुकी, तो संसद में कौन बैठे हुए थे, सभी देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन सब ने इस पे चर्चा की थी, तो सरकार पर दबाव बना कि इस पे जल्दी ही कार्य किया जाए। ठीक है, अगर संसद इसके पक्ष में फैसला नहीं लेती तो क्या होता, सरकार कदम नहीं उठा सकती थी। अगर संसद मना कर देती कि नहीं ये गलत है, 27% रिजर्वेशन गलत है, अगर पूरी संसद फैसला कर देती कि 27% रिजर्वेशन गलत है, तो सरकार इस फैसले को नहीं ले सकती थी आगे, ठीक है, उसे वहीं रोक देना पड़ता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी? पहले ही पढ़ा होगा आपने, याद है, कब आप याद करने की कोशिश करो, ठीक है, इसमें ही लिखा हुआ है। इसके बाद है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हम हर लोकसभा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, हर लोकसभा में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, यानी कि जो सांसद होते हैं, निर्वाचित वाले सांसद होते हैं, इनकी सभा होती है, जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जो इनकी सभा होती है, प्रतिनिधियों की, सांसदों की सभा होती है, ये जनता की ओर से सार्वजनिक राजनीतिक अधिकार, जब हमने पढ़ा था अपना क्या बोलते हैं, प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था, हम भारत के लोग, ठीक है, तो ये क्या था, ये क्या कर रहा है, ये पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है अपने प्रतिनिधियों को। किसको दे रहा है शक्ति? प्रतिनिधियों को, ठीक है, यही लाइन शक्ति दे रही है किसको? प्रतिनिधियों को शक्ति दे रही है अब हमारे लिए काम करने के लिए। तो ये क्या कह रही है, निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है, सांसद जो है, उनकी जो सभा होती है, संसद जो होती है, वो जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जो संसद है वो किसकी तरफ से अधिकार, संसद किसकी तरफ से अधिकार प्राप्त कर रही है? हम भारत के लोग, यानी जनता की तरफ से, ठीक है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। इसी सभा को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को ही संसद कहा जाता है, ठीक है, संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं, ठीक है। हम नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? इसको संसद कहते हैं, और राज्य जैसे बिहार में, बंगाल में अलग अलग होता है तो विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। संसद को कहीं कुछ अलग नाम से जानते हैं, कभी कहीं अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको, अगर जैसे हमने कुछ दिन पहले चाइना या जापान का एग्जांपल लिया था, वहां कुछ नाम लिखा हुआ था, याद नहीं है, आपको याद करना चाहिए था, ठीक है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, लेकिन जहां भी होती है वो एक सभा ही होती है। उस सभा का नाम अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ उसको संसद कहते हैं, लेकिन कहीं और कुछ और भी कह सकते हैं सभा को, नाम को, उनकी भाषा के ऊपर है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है, ये जनता की तरफ सारे अधिकार का प्रयोग करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संसद किसकी तरफ से, संसद को अधिकार कहाँ से मिलते हैं? संसद को अधिकार कहाँ से मिलते हैं? ए, जनता से, बी, राष्ट्रपति से, सी, प्रधानमंत्री से, डी, सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जनता को राजनीतिक अधिकार कहाँ से मिलते हैं इसको, संसद को? जनता से, ठीक है ना। किसी भी देश में कानून बनाने वाले सबसे बड़ा अधिकार जो होता है संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है संसद को होता है। कानून बनाने या आवाज आवाज कोई म्यूट करना अपना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछना था किसी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। विधि से विधायिका शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग बना है, ठीक है। ये विधायिका शब्द विधि से आया है, क्योंकि यहाँ विधि, इस जगह संसद में विधि निर्माण होता है, विधि यानी कानून का निर्माण होता है, इसीलिए इसको विधायिका बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको विधायिका कहते हैं। इन सभाओं को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं।
दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं और मौजूदा कानूनों का संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती हैं, उनकी जगह नए कानून बना सकती हैं। कानूनों में कोई भी फेरबदल कर सकती है संसद, ठीक है, संसद कानूनों में कोई भी फेरबदल कर सकती है। उसके बाद क्या है, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को, संसद क्या करती है, सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। जो सरकार, हमने पहले पढ़ा था, ये जो सरकार है ये किसके प्रति जवाबदेह होती है, संसद, ठीक है, संसद के प्रति जवाब देती है। संसद इस सरकार को अगर काम नहीं कर रही सही से तो हटा सकती है इसको। तो अगर इसने 27% रिजर्वेशन वाला बात नहीं मानी होती, सरकार, संसद ने नहीं मानी होती, तो सरकार अड़ जाती, तो सरकार को हटा सकती थी वोट करके, ठीक है ना। तो संसद, सरकार जो होती है नियंत्रित होती है संसद के थ्रू, ठीक है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। भारत हमारे देश में क्या है, ये पूर्ण नियंत्रण है, ठीक है, यहाँ पूरा नियंत्रण रहता है, कई देशों में नहीं रहता यह नियंत्रण। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार को कोई भी फैसला करना होगा ना, संसद की पूर्ण सहमति चाहिए होती है, ठीक है। संसद जब पूर्ण सहमति देगी तभी ये सरकार कोई फैसले कर सकती है, ये अपने आप नहीं कर सकती। कुछ फैसलों को छोड़ के, जो हम आगे पढ़ेंगे, किन फैसलों को छोड़ के संसद नहीं जाना पड़ता, ठीक है। लेकिन एक बार तो सरकार, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सरकार बिना संसद के कर तो सकती है, लेकिन फिर से उनकी कभी ना कभी जरूरत पड़ती है संसद को, ठीक है। वो पढ़ेंगे कब पड़ती है उन संसद, जैसे कि इमरजेंसी लगाने के लिए, या कोई राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद की जरूरत तो नहीं है पहली बार में, लेकिन फिर उसको 1-2 महीने के अंदर उसको अप्रूवल लेना पड़ता है संसद से। तो संसद को जाना है, संसद तो इसको जरूरी ही है, संसद से इसको हर चीज का निर्णय लेने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है, समर्थन लेने के लिए। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, समझ रहे हो। सरकार तभी पैसा खर्च कर सकती है जब संसद उसको अलाउ करती है। पूरा बजट, हमारा जो बजट बनता है, हम जो सुनते हैं फरवरी मार्च में बजट बनता है देश का, तो इसमें कौन फैसला करता है, सरकार बजट बनाती है, लेकिन फैसला करती है लोकसभा, यानी कि संसद कर रही है, ठीक है ना, यानी संसद कर रही है एक तरह से फैसला। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, अधिकांश देशों में यही होता है, ठीक है। उसके बाद है सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए। राष्ट्रीय नीति, ये हमारे पूरे देश की क्या नीति होगी उस पर चर्चा, या सार्वजनिक मसले जो हैं उन पे या राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। सबसे ऊपर संसद होती है, इन्हीं में चर्चा होती है राष्ट्रीय और सार्वजनिक मामलों की। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, ठीक है, किसी चीज की सूचना मांग सकती है संसद। अब संसद में हमने देखा 2 सदन होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। चूंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े भागों में संसद की भूमिका और अधिकारों को, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है संसद, इसीलिए हम नहीं चाहते कि एक ही बार में फैसला हो जाए और वो सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने के और भी कारण है, ठीक है, 2 भागों में बांटने के और भी कारण है, हम पढ़ेंगे क्या कारण है। तो बड़े देशों में क्या होता है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, इसे चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन में के सदस्य जो होते हैं, जो पहला सदन होता है वो आमतौर पर सीधे जनता चुन के भेजती है, जैसे कि लोकसभा हो गया हमारे यहाँ, और जनता की ओर से यही असली अधिकारों का प्रयोग करता है, लोकसभा ही असली अधिकारों का प्रयोग करती है। दूसरे सदन में जो लोग आते हैं वो परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, परोक्ष रूप मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और उन्हें कुछ विशेष काम करते हैं, वो लोग कुछ विशेष काम करते हैं। इसको हम यहाँ क्या कहते हैं, राज्यसभा। अपने देश में क्या है, राज्यसभा। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। अब ये देखिए दूसरा रीजन ये था हमारा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, भर गया पेज ना, एक मिनट, जैसे कि आपका ठीक है, ये अगर मान लीजिए संसद है, इसके 2 सदन बना दिए जाए, 2 सदन बना दिए जाए, 2 पार्ट कर दिए मैंने, ठीक है, 2 पार्ट कर दिए। तो जो निचला, जो लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस या निचला हाउस जो है, जो पहला सदन है, पहला सदन कौन सा है, लोकसभा, और जो दूसरा सदन है वो क्या है,
अमरकांत अभी आया है, एकदम टाइम खत्म हो गया तब। कोई बात नहीं, देख लो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कहाँ थे हम लोग, मैं भूल गया। हाँ, संसद के दो भाग हैं। क्या कहते हैं, पहला सदन को क्या बोलते हैं हम, लोकसभा, और दूसरा सदन को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा। ठीक है, यहाँ लोग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, आम लोग हम एक डायरेक्ट। मिनट, थोड़े कंफ्यूजन आ रहा है। आप जो पहला बोल रहे हैं, पहला सदन राज्यसभा होता है ना? पहला उच्च सदन आपका सदन में लोकसभा राज्य होगा और दूसरा सदन राज्यसभा होगा। ये अपर उच्च हाउस है, सदन तो, ये उच्च सदन है। हाँ उच्च सदन है। यही है उच्च सदन। अरे यार, तो उच्च सदन तो है, लेकिन आप उसको दूसरा सदन बोल रहे हैं। सदन तो है राज्यसभा, पढ़े नहीं यहाँ पे। देखो, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला सदन जो है उसमें जनता की ओर से असली लोग जो सीधे जनता चुन के भेजती है। ठीक है, जो सीधा जनता चुन के भेज रही है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहले दूसरे में कंफ्यूज हाँ। मत हो, उसका ओरिजिनल नाम पहला दूसरा नहीं है, तो हम इसके लिए पढ़ रहे हैं कि पहले सदन में सीधे जनता चुन के भेजती है, जिसे लोकसभा कहते हैं, और दूसरे सदन में परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन जो होता है, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, वो राज्यसभा है। ठीक है, ये दूसरा होता है। ठीक है, ये दूसरा सदन, या फिर उसको हम बोलते हैं राज्यसभा या अपर हाउस। पहला सदन लोकसभा, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परोक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, इसमें परोक्ष रूप से चुनाव होते हैं। ये क्योंकि ये सीधे जनता द्वारा चुने गए हैं, सीधे जनता द्वारा चुने गए हैं, तो इनको अधिकार ज्यादा होता है, इनके अधिकार बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अधिकार जो होंगे इनके ज्यादा होंगे। तो हमें राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, राज्यसभा की जरूरत पड़ी, दो रीजन हमने देखे, दो रीजन हम बोल सकते हैं राज्यसभा की जरूरत के, दो रीजन बोल सकते हैं। पहला, सारे फैसले जो हो वो एक ही जगह ना हो जाए, सारे फैसले एक ही जगह, एक ही जगह ना हो। ठीक है, दूसरी जगह उनको डिसाइड किया जाए, फैसला पे फिर ध्यान दिया जाए। ठीक है, दो, पहला रीजन ये होगा कि एक ही जगह ना हो जाए, मान लो इसने कुछ गलती करी तो उसको यहाँ सुधारा जा सके। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था कि इसमें तो हमने प्रत्यक्ष चुनाव किया और आम लोगों ने वोट दिया। ठीक है, जो लेकिन हमारा जो देश है वो संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी राज्य और जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, उनके भी, उनकी तरफ से भी कुछ आवाज होनी चाहिए। ठीक है, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से उनके अपने हित का। लोकसभा क्या करती है, लोगों ने क्या क्यों चुन के भेजा, राष्ट्रीय हित के लिए चुन के भेजा था इसको, राष्ट्रीय हित के लिए। ठीक है, लोकसभा में क्यों भेजे गए थे, राष्ट्रीय हित को के बारे में लोगों ने चुन के भेजा था। लेकिन ऐसे राष्ट्रीय हित जो कभी राज्य को नुकसान ना पहुंचा दें, उनकी ताकत को कम ना कर दें, तो इसीलिए ताकि हमारा जो संघ है वो बना रहे, राज्य का जो संघ है वो बना रहे। ठीक है, हमारा देश जो है फेडरल देश है, राज्यों का संघ है, और सभी राज्यों को बराबर ताकत दी गई है, तो उसमें कोई कोई कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमें राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ चाहिए होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ चाहिए होता है। ठीक है, तो राज्यों के लिए भी यहाँ से कुछ सुने, तो इसीलिए दो दो राज्यसभा के दो कारण हो गए। एक तो सारे फैसले यही ना हो जाए, यहाँ को उनको चेक किया जाए, एक तरह से ये चेक के लिए रखा हुआ है राज्यसभा को। ठीक है, कई ऐसे कानून बने लोकसभा में जो राज्यसभा में बंद कर दिए गए, नहीं माना गया। ठीक है, जो कानून सही नहीं थे। ठीक है, कभी कभी इसकी वजह से देरी होती है कानून बनने में, राज्यसभा उसको रोक देती है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, दोनों सदनों में एक को राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट्स का नाम है ना, राज्यों का काउंसिल है, तो स्टेट्स का ही जिक्र है इसके अंदर। और दूसरे सभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का हाउस, लोकसभा। तो इनके नाम से पता लग रहा है ये स्टेट्स के प्रतिनिधित्व के लिए है और ये लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए है। भारत का राष्ट्रपति भी संसद का सदस्य होता है। क्वेश्चन आता है कि संसद के सदस्य कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों में से कौन है, तो ये तीनों है, ये नहीं होता, ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ये खुद संसद का सदस्य होता है। ठीक है ना,
भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। फैसले पहले ले लिए गए, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब जब दोनों सदन से पास हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, तभी वो कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा था। अध्याय 4 में आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग कैसे जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में 543 होती है और राज्यसभा में 245। ठीक है, सदस्यों को कौन चुनता है? ये प्रत्यक्ष रूप से आम जनता चुनती है और ये अपरोक्ष रूप से होता है। इसमें चुनाव अलग तरीके से होता है, हम बाद में पढ़ेंगे किस तरह से होता है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है वाला। कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का 5 साल का होता है और राज्यसभा के मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, रिटायरिंग होती है इनकी। ठीक है, 2 साल पे होता है, 2 साल पे होता है शायद इनकी रिटायरमेंट। ठीक है, हर 2 साल पे। अभी सब आएगा ये सब। ठीक है, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वो अस्थायी है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। मेंबर कितने होते हैं, भंग कैसे करते हैं, भंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब लोकसभा बनाम राज्यसभा आ ही गया इसमें। ठीक है, तो सदनों में आपको कौन सा लगता है ज्यादा प्रभावशाली होगा? आपको क्या लगता है, लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है कि राज्यसभा ज्यादा प्रभावशाली है? तो लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली है। देखेंगे क्यों ज्यादा प्रभावशाली है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है, राज्यसभा अपर है इसीलिए ज्यादा प्रभावशाली नहीं कह सकते। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि वो प्रभावशाली ज्यादा है। ये सिर्फ बोलचाल की पुरानी शैली है। ठीक है, और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई। हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा लिखा हुआ है। ठीक है, अपर हाउस या लोअर हाउस नहीं लिखा गया, ये वर्ड नहीं लिखे गए, ये शब्द नहीं लिखे गए। सिस्टम में, रूल्स में लोग मतलब उच्च सदन और नीच सदन संविधान के अंदर, संविधान में नहीं है। संविधान की जो किताब है उसमें उच्च और नीच, उच्च और वो नहीं लिखा गया, लोअर नहीं लिखा गया। ठीक है, अपर और लोअर नहीं लिखा गया, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा लिखा गया है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, राज्यों के संबंध में दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर फैसले कौन करता है? लोकसभा करती है। लोकसभा। जैसे कि किसी भी कानून, सामान्य कानून कई तरह के होंगे, हम पढ़ेंगे बाद में। पहला होता है सामान्य कानून पढ़ते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो, अंतिम फैसला संयुक्त अधिवेशन से होता है। मान लीजिए आपका ये पहला कानून बनाना था कोई, लोकसभा में प्रस्तावित किया कानून, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर कानून राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इसको मना कर दिया। इसने कुछ कहा कि चेंज करो, वापस भेजा, लोकसभा ने मना कर दिया कि हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही पास करो। तो राज्यसभा ने कह दिया ठीक है हम नहीं पास करेंगे। अब ये एक तरफ से तो ये ब्लॉक हो गया, पूरा कानून क्या रुक गया। ठीक है, मतभेद आ गया दोनों में। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन होता है और दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, इसके लीड, इसका हेड कौन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सदनों की सदस्य अधिक होने के कारण, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर थे और राज्यसभा में 245 मेंबर थे, तो कौन सा ज्यादा भारी पड़ेगा? ये भारी पड़ेगा 545। तो देखो, सदनों की संख्या अधिक होने के कारण से इस तरह की बैठक में क्या होता है, लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है।